अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। लर्न लॉज यूट्यूब चैनल के डियर व्यूअर्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स वीडियो लेक्चर सीरीज़ के आज के सेकंड एपिसोड सेकंड लेक्चर में हम इंजूरिया साइन डेमनम एंड डेमनम साइन इंजूरिया लीगल मैगजीम्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इंजरी is recoverable under law of torts, or the law of torts recovers the injury, whether is it without damage or with damage. On another hand, only damage is not recoverable under law of torts. So to understand the meaning of injury and damage under the legal system, we have two legal maxims, injuria sine damnum and damnum sine injuria. As I have stated already that injury is always recoverable or compensable under the law of torts, whether it is with damage or without damage. तो हमें अब ये जानना पड़ेगा कि जिस इंजरी की रिकवरी की बात की जा रही है या जो इंजरी कंपनसेबल और रिकवरेबल है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो है क्या। तो इसको समझने के लिए हमें लैटिन की एक मैक्सिम इंजूरिया साइन डेमनम को समझना होगा। इंजूरिया साइन डेमनम इन इंग्लिश दैट इज इंजरी विदाउट डैमेज, इन हिंदी क्षति बिना हानि। Whenever there is a case of suffering loss of right or injury, it is without damage is recoverable under law of torts. So what is injury? Injury means the violation of a protective interest. Injury means the loss of right. In medical terminology, injury is something different, which is any physical harm like cut, burn, swelling, etc. But in legal terminology, injury means the loss of right or the loss of a protective interest, a violation of a protective interest. So all the citizens, all the people have certain rights which have been recognized by certain laws. In case of violation of any right is a case of injury. Injury is always recoverable under law of torts. Law of torts helps in recovering the loss of right or injury. As I have already stated that injury is always recoverable under law of torts, whether it is without damage or with damage. So we can understand the injury without damage with one of the most leading or benchmark judgment in case of Ashby versus White, which was decided in 1703. In this case, the court applied the maxim इंजूरिया साइन डेमनम विच रिप्रेजेंट्स इंजरी विदाउट डैमेज। तो एसबी वर्सेस वाइट का जो केस है, इस केस में जो मुकदमा कोर्ट के पास आया, उसमें मुकदमा ये था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जो प्लेंटिफ इस केस में है, वो एक सूट फाइल करता है कोर्ट में और उसकी कंप्लेंट ये है कि मैं कॉरपोरेशन के इलेक्शन में वोट करने के लिए एंटाइटल था बिकॉज ऑफ माय नेम वाज लिस्टेड इन द इलेक्टोरल रोल। इलेक्शन के दौरान मैं वोट करने के लिए गया, लेकिन जो पोलिंग पार्टी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसने मुझे वोट करने से रोक दिया। चूँकि वोट करना मेरा लीगल राइट था,
और मैं उस राइट को एंजॉय नहीं कर सका, मुझे मेरे उस राइट के वायलेशन पर जो इंजरी हुई है उसकी रिकवरी डिफेंडेंट के अगेंस्ट कराई जाए। अब सवाल यहाँ कोर्ट के सामने ये था कि लॉस ऑफ राइट तो हुआ है, लेकिन कोई डैमेज हमें नज़र नहीं आता, यानी कि कोई अदर फाइनेंशियल, फिजिकल, मॉनेटरी लॉस यहाँ पर विक्टिम को नहीं हुआ है। तो क्या ऐसी सूरत में जब कोई डैमेज नहीं हुआ है, कोई फाइनेंशियल या मॉनेटरी लॉस या कोई फिजिकल लॉस इसको नहीं हुआ है, तो क्या ऐसी सूरत में इसके लिए कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा अवेलेबल होगा या नहीं? ये डेलिब्रेशन, कोर्ट के डेलिब्रेशन के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। साथ ही साथ जिस कैंडिडेट को ये प्लेंटिफ वोट करना चाहता था, इसके वोट के बिना भी उसको कामयाबी हासिल हुई। अगर वो कैंडिडेट बिल इत्तेफाक इलेक्शन में कामयाब नहीं होता तो माना जा सकता था कि भी उसके कैंडिडेट का इलेक्शन की प्रोसेस, इलेक्शन की कंपेनिंग वगैरह में कुछ पैसा भी खर्च हुआ था, वक्त भी खर्च हुआ था, और इसके वोट के बिना उसको जीत नहीं मिल सकी। लिहाजा कुछ यहाँ पर मॉनिटरी और उस तरह के जो डैमेज हैं वो गिनाए जा सकते थे। तो इसको वोट करने से रोकने के बावजूद भी उसका जो सपोर्टेड कैंडिडेट था, जिसको वो वोट करना चाहता था, वो उसके वोट के बिना भी कामयाब होता है। लिहाजा यहाँ पर कोई डैमेज नज़र नहीं आता। चीफ जस्टिस होल्ट ने यहाँ पर जूरिया साइन डेमनम, दैट इज़ इन इंग्लिश इंजरी विदाउट डैमेज, मैगजीम को अप्लाई करते हुए ये कहा कि दिस इज़ ए केस ऑफ इंजरी विदाउट डैमेज। तो द कोर्ट का जो कंसेंसस यहाँ रहा, इस पर रहा कि अगर देखिए हर एक को दूसरों के लीगल राइट्स को रिगार्ड करना होगा, तो whoever is not regarding the legal rights of another is the wrongdoer, or who commits a wrong shall be held liable to compensate the person who has lost the right, who has loss of the protective interest. In this case, the court found that the victim suffered a loss of right, that is amount to injury, or in case of an injury, law of torts try to recover the loss of right, that is injury. This landmark judgment set a rule or formula that injury, whenever a person suffer an injury, it is recoverable under law of torts, whether it is without damage or with damage. So court decided to head liable the presiding officer to compensate the victim who has suffered a loss of right or who has suffered an injury in this case. अब मुआवजा क्या होगा, क्या कंपनसेशन उसको दिलाया जाए? अगर हम मॉनिटरी कोई लॉस यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि फॉर द रिगार्ड ऑफ द राइट ऑफ द विक्टिम, any compensation in the form of some money, so court decided to compensate the victim only with few bonds. नॉमिनल सा एक मुआवजा कंपनसेशन यहाँ विक्टिम को दिलाया गया बिकॉज ऑफ ही सफर्ड ए लॉस ऑफ राइट. सो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द लीगल राइट, द कोर्ट डिटरमाइंड the liability of defendant to compensate the victim for the harm of his right. So this case Ashby versus White speaks about the recovery of an injury, the compensation for the victim who suffer a loss of right or who suffer an injury. So this case is a benchmark judgment of English court which determines or which evolve the fundamental principle of law of torts. It is a well known principle under law of torts
that injury is always recoverable. Another very important maxim is damnum sine injuria, that is डैमेज विदाउट इंजरी. जस्ट उसके एक रिवर्स पोजीशन यहाँ पर है, यानी कि वहाँ इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब था इंजरी विदाउट डैमेज, यानी कि लॉस ऑफ राइट हुआ है बिना किसी डैमेज के, बिना किसी हानि के. और इस सिचुएशन में हम कवर करते हैं उन चीज़ों को जहाँ पर डैमेज तो है लेकिन इंजरी नहीं है, लॉस तो है लेकिन लॉस ऑफ कोई फाइनेंशियल, कोई मॉनेटरी, कोई फिजिकल लॉस तो है लेकिन बिना किसी लीगल डैमेज के है, बिना किसी लॉस ऑफ राइट के है. तो इफ़ एन इंजरी इज़ विदाउट डैमेज और विद डैमेज, इट इज़ ऑलवेज रिकवरेबल अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. But in case where there is only damage without injury, it is not recoverable or compensable under law of torts. तो इस सिचुएशन को हम एक केस लॉ की मदद से जानने की कोशिश करेंगे. वो है एक बेंचमार्क और एक बेंचमार्क जजमेंट है इन केस ऑफ ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल. जस्टिस वाई.बी. हेलरी इसमें प्रिजाइडिंग जज थे और इनके सामने एक केस आता है एक स्कूल के मालिक की तरफ से. स्कूल के मालिक का जो मुकदमा है, जो उनका क्लेम है, वो इस बात के लिए है कि हमारा स्कूल एक लीडिंग स्कूल था जिसमें स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं थी. हमारे स्कूल के एक टीचर ने स्कूल से रिज़ाइन करने के बाद एक दूसरा स्कूल स्टार्ट किया जिसके नतीजे में हमारे स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ चले जाते हैं और जिसकी वजह से हमारे स्कूल को फाइनेंशियल और मॉनेटरी लॉस का सामना करना पड़ा है. साथ ही साथ किसी तरह से सरवाइव करने के लिए ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के जो मालिक हैं उन्होंने फीस में भी कुछ कंसेशन किया ताकि वो बच्चे इनके स्कूल को छोड़ने से रुक जाएं. अल्टीमेटली हुआ ये कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे उस टीचर ने जो न्यू स्कूल स्टार्ट किया था वहाँ चले जाते हैं और जिसकी वजह से ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स की कमी होगी तो उनको जो फीस के तौर पर अर्निंग होती है उसका लॉस होगा. अब उस लॉस की, उस डैमेज की रिकवरी के लिए ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल सूट फाइल करता है अगेंस्ट दैट टीचर. तो यहाँ पर सवाल ये, कोर्ट के सामने यहाँ पर सवाल ये था कि क्या उस टीचर ने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, नया स्कूल खोलकर क्या कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, क्या नया स्कूल खोलकर ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के मालिकान जो इस केस में प्लेंटिफ हैं, क्लेमेंट हैं, उनको कोई इंजरी कॉज की है, कोई लॉस ऑफ राइट उनको कॉज किया है. ये डिटर्मिनेशन के लिए कोर्ट के सामने सवाल था. अब कोर्ट के सामने जो दोनों पार्टीज़, दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स आते हैं वो ये क्लियर कर देते हैं कि भाई महज कंपटीशन के तौर पर अगर कोई आदमी उसी तरह का कोई ट्रेड और कॉमर्स और कोई बिजनेस या कोई इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट करता है जो कंपटीशन में है और चूंकि वो भी अपने उसको उस एक्टिविटी को एज अ राइट एंजॉय कर रहा है. भाई स्कूल खोलना अगर ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के मालिकान का राइट था तो उस टीचर का भी हो सकता है. लिहाजा उस टीचर ने चूँकि अपने राइट को एंजॉय करते हुए एक स्कूल स्टार्ट किया है और बाइलक उसके पास में ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और वो ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये बात है, तो चूँकि कंपटीशन के तौर पर कोई भी आदमी स्कूल खोल सकता है और अब इस स्कूल खोलने से किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स की तादाद घट जाती है या वहाँ पर जो रेवेन्यू आता है फीस से उसमें कमी आती है, तो यहाँ पर एक डैमेज तो है, फाइनेंशियल लॉस तो है, लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं है, कोई लॉस ऑफ राइट नहीं है, कोई किसी प्रोटेक्टिव इंटरेस्ट का वायलेशन उस टीचर ने नहीं किया है. वो अपने राइट को एंजॉय कर रहा है स्कूल चला करके, ये अपने राइट को एंजॉय कर रहे हैं. अब कंपटीशन के तौर पे अगर दो इदारे, दो स्कूल कॉलेजेस कहीं पर हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की तादाद पुराने इदारे में, पुराने स्कूल कॉलेज में उतनी नहीं बचेगी जितनी कि वो अकेला था तब थी. कंपटीशन के तौर पर अगर कोई
किसी फील्ड में आता है और उसके उस काम को स्टार्ट करने से अगर किसी दूसरे के बिजनेस पर अगर कोई असर पड़ता है तो यहाँ डैमेज, इस सूरत में उसको डैमेज तो हो रहा है लेकिन कोई लॉस ऑफ राइट और कोई लीगल इंजरी उसको नहीं हो रही है। लिहाजा ऐसी सूरत में चूंकि इंजरी नहीं है, और अभी मैंने कहा कि इंजरी इज रिकवरेबल अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट, और लॉ ऑफ टॉर्ट रिकवर्स द लॉस ऑफ राइट और इंजरी वेदर इट इज विद डैमेज और विदाउट डैमेज। तो ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के केस में कोर्ट ने ये पाया कि चूंकि यहाँ पर कोई इंजरी नहीं है और ये केस है डैमेज का, डैमेज विदाउट इंजरी, लिहाजा अगर डैमेज है और ये डैमेज विदाउट इंजरी है तो इसकी रिकवरी नहीं होगी। लिहाजा इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि द टीचर इज़ नॉट लाइबल टू कंपनसेट द लॉस और डैमेज suffered by the Gloucester Grammar School because of it is a case of damage without injury। तो लॉ ऑफ टॉर्ट लीगल राइट्स को रिगार्ड करता है, लीगल राइट्स को रिस्पेक्ट देता है, और उसके वायलेशन पर जो इंजरी होती है या जिसको हम कहते हैं कि वायलेशन ऑफ राइट इज अमाउंट टू इंजरी, तो उस सूरत में आपके वायलेशन ऑफ राइट्स की सूरत में लॉ ऑफ टॉर्ट हेल्प करता है, मानता है कि हुएवर इज सफरिंग ए लॉस ऑफ राइट और इंजरी इज द विक्टिम, और विक्टिम शुड बी कंपनसेटेड बाय द पर्सन हु हैज विक्टिमाइज हिम। तो इस केस की मदद से हमने देखा कि महज डैमेज के केस जो विदाउट इंजरी हो उनकी रिकवरी लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नहीं होती है। एक सूरत ये हो सकती है कि इंजरी विद डैमेज भी हो सकती है, यानी कि किसी को इंजरी भी हुई है और उससे किसी इंसिडेंट के चलते इंजरी भी हुई है और डैमेज भी हुआ है, ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो इस सूरत में यहाँ रिकवरी, यहाँ कंपनसेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द इंजरी। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज़ स्टोलन बीज बाइक, ए ने बी की बाइक चोरी किया। सो फर्स्टली A caused an injury to B because of the bike was a property and B has the proprietary right over the bike। अब B के पास में अपनी बाइक वाली जो संपत्ति है, बाइक की फॉर्म में जो संपत्ति है, उसको यूज़ एंड एंजॉय करने का उसके पास राइट है। जैसे ही A ने B की बाइक की चोरी की, उसने बी के प्रोप्राइटरी राइट को हार्म किया है, लिहाजा यहाँ लॉस ऑफ लीगल राइट है और इस अमाउंट टू इंजरी। तो यहाँ ए ने बी को फर्स्टली इंजरी कॉज किया है। साथ ही साथ जो एक बाइक का लॉस हुआ है ये था डैमेज, यानी कि अगर बाइक की कीमत फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ है तो एक मॉनेटरी लॉस भी है यहाँ पर 50,000 का, तो ये डैमेज है। अब इस एग्जाम्पल में हम देखें तो दोनों चीज़ें शामिल हैं, राइट टू प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व है और यहाँ पर जो एक मॉनेटरी इंटरेस्ट है वो भी इन्वॉल्व है। चूँकि ए ने बाइक को थेफ्ट करके बी को एक तो लॉस ऑफ राइट कॉज किया है, यानी कि बी के जो राइट है उसका नुकसान किया है। साथ ही साथ बी को इस एक्ट के होने से, इस एक्ट ऑफ थेफ्ट के होने से, जो कि एक रॉन्गफुल एक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी, उसको 50,000 अराउंड का एक डैमेज हुआ है। ऐसी सूरत में अगर बी ए के खिलाफ सूट फाइल करता है तो इन दिस सिचुएशन द बी कैन विन द केस बिकॉज ऑफ ही हैज़ सफर्ड ए लॉस ऑफ राइट। अब उसको जो 50,000 रुपीज़ का जो मॉनेटरी लॉस हो रहा है वो उसको अपने केस मुकदमे में बताएगा। तो चूंकि इसको इंजरी हुई है और इंजरी विद डैमेज है, तो अब इसको कोर्ट के लिए भी असेस करना आसान हो जाएगा कि भाई हाँ बाइक थी और उसकी कीमत 50,000 रुपये मान लीजिए थी, तो 50,000 रुपये का ए कंपनसेशन उसको दे। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, इंजरी वेदर इट इज़ विद डैमेज और विदाउट डैमेज is always recoverable, compensable under law of torts, but only damage which is without injury, तो in case of damage without injury it is not recoverable, यानी कि damage is not recoverable under law of tort if it is without injury।
but if it is with injury, it is also recoverable under law of torts. It was a very brief discussion about the injurious in damnum, that is injury without damage, जिसको हम हिंदी में क्षति बिना हानि के कहते हैं, और सेकेंड इज डैमनम साइन इंजूरिया, दैट इज डैमेज विदाउट इंजरी, हिंदी में जिसको हम हानि बिना क्षति कहते हैं। लिहाजा ये दो लीगल मैगजीन्स हमारे लिए बड़ी यूज़फुल हैं, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करती हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट के एप्लीकेशन के ज़रिए अगर कोई सिविल कोर्ट कंपनसेशन दिलाने की बात करता है तो उसको पहले ये जानना होगा कि क्या इंजरी का केस है या नहीं। तो इंजूरियस इन डैमनम मीन्स इफ इंजरी इज देयर विदाउट डैमेज इट इज़ रिकवरेबल। और जो दूसरी मैगज़िम है डैमनम साइन इंजूरिया which speaks about the damage without injury, तो only damage which is without injury is not recoverable under law of tort। तो ये पहले हम जान लें, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम पहले ये देख लें कि क्या उसको कोई लॉस ऑफ राइट हुआ है, उसको किसी अधिकार का नुकसान हुआ है। अगर अधिकार का नुकसान हुआ है तो इट इज़ ए केस ऑफ इंजरी, और इंजरी इज़ ऑलवेज रिकवरेबल अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। और अगर इंजरी नहीं हुआ है, महज नुकसान है उसको, तो ऐसे नुकसान की भरपाई लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत नहीं कराई जाती है।